रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। ऐसी पंक्तियों को सामाजिक व राजनीतिक जीवन में जीते हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के माननीय राकेश जी सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और अपनी ओजपूर्ण वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनीय शांता अक्का जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती अंजू आहूजा जी, श्रीमती सुनीता भाटिया जी, राष्ट्र सेविका समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं राष्ट्र सेविका समिति का अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह अकेला संगठन है जिसने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। महिलाओं के सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन 75वें वर्ष पर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित हो संभवतः उनके मस्तिष्क में भी नहीं आया, ना ही उनकी प्राथमिकता का कारण बना। इसके साथ ही गीत अर्ध, लंबे समय से हम देशभक्ति के गीतों को सुनते रहे हैं जो 1960-70 के दशक में लिखा गया था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में देशभक्ति की गीतें लिखी गई थी, लेकिन 90 के दशक के बाद से संघ के पटल पर, फलक पर लिखी गई गीतों के अतिरिक्त इन राष्ट्रभक्ति के गीतों का अपवाद स्वरूप नई रचनाएं होती थी। आज अर्ध गीत में 94 गीतों का संकलन करके और जमीन पर काम करने वाली अपनी बहनों की भावनाओं को हम सामने रखकर हमने उस प्रवृत्ति को, उस प्रकृति को, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं राष्ट्र सेविका समिति की बौद्धिक विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी विरासत को उस रूप में याद करते हैं जो वर्तमान को ऊर्जा दे और भविष्य का रास्ता प्रशस्त करे। विरासत को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि उसके दलदल में फंस जाए। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत में ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, ऐसे कौन से नायक और नायिकाएं थीं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत और समृद्ध भारत के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे तो बढ़ रहे हैं। क्या उनके प्रति हमने कभी कृतज्ञता जाहिर की? यह सवाल पूरे देश के सामने है और इसी सवाल का जवाब आज राष्ट्र सेविका समिति दे रही है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मैं वर्धा गया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो अपनी मां की गर्भ में रहे हों जब उनके पिता शहीद हुए हों। मैं बहुत स्थानों पे लोगों को फोन किया, दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की। अंत में वर्धा में स्वर्गीय शहीद गोविंद मालपेय जी के पुत्र अरविंद मालपेय जी मुझे मिले। मैं उनके घर गया। वो अपनी मां की गर्भ में मात्र 3 महीने के थे जब 1942 में गोविंद मालपेय जी शहीद हुए थे। मुझे लगा कि यह शायद अकेली घटना है। फिर मैं अपने जन्म स्थान गया, वहां इस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। तो उस कार्यक्रम में जब मैं गया बेगूसराय में, तो एक छोटे से गांव में, मेघौल में 11 स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करके परिवार का सम्मान करना था। उसमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, उनका नाम था शहीद कुमार। तो मैंने पूछा कि आपका नाम शहीद कुमार कैसे पड़ा? साधारणतः ये जो मार्क्सवादी होते हैं इस तरह के नामों का उपयोग करते हैं। तब पता चला
जब उनके पिताजी शहीद हो रहे थे तो जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, शहीद कुमार आ रहा है। वह भी अपनी मां के गर्भ में 6 महीने के थे। तो ही एक दूसरी घटना पता चली, जिसके बाद मैं गौर करना शुरू किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी। वह दूसरी घटना, जब शहीद कुमार के पिताजी पर ब्रिटिश सेना के अफसर उनको घर से बाहर निकलकर खंजर से मार रहे थे। कारण यह था कि जिस फोर्ट में वे रहते थे और भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गए, जाकर उनकी पत्नी को कहा कि आपको खादी वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उनको खादी का वस्त्र धारण कराया, ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा झंडा फहराया, उनकी पत्नी को खादी वस्त्र में पूरे नगर में घुमाया। इसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसने गोली नहीं मारी, खंजर से मार रहा था। जब उन्हें खंजर से मारा जा रहा था, तब पास में एक दलित परिवार की महिला रामरती देवी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने उस अंग्रेज अफसर को, जो ब्रिटिश सेना के साथ आया था, जब खंजर मार रहा था, तो ये दूसरी खंजर लेकर उस ब्रिटिश अफसर पर आक्रमण की। रामरती देवी ने जब कहा कि तुम विदेशी, तुम गोरे, हम भारतीयों पर, और रामरती देवी को गोली चलाई गई। यद्यपि रामरती देवी जी बच गई, 1996 में देहांत हुआ। यह घटना इस बात को इंगित करता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का फलक वह नहीं है जो मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमें 5वीं क्लास से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पढ़ाया है। उसकी एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, इसलिए हम कहते हैं कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करना, भारत के इतिहास को पुरुषार्थ देना है। यदि पुनर्लेखन नहीं होता तो भारत का इतिहास उस कायरतापूर्ण इतिहास का द्योतक रहेगा, उस राज परिवार के इतिहास का द्योतक रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी कमला नेहरू जी के प्रति हमारा आदर का भाव है। वह उत्तर प्रदेश से थी, कुछ महीनों के लिए जेल गई थी। इतिहास की पुस्तकों में कमला नेहरू को जो स्थान मिला, 1857 में उदा देवी, जिसने अपने पति की शहादत के बाद पीपल के पेड़ पर बैठकर 35 ब्रिटिश के सेना के जवानों को हताहत किया, उनको शहीद करने के लिए पीपल के पेड़ में आग लगाना पड़ा। उनकी शहादत के 1 घंटे बाद ब्रिटिश अफसर देखने गए, यह वीरांगना मरी है कि अभी भी जीवित है। उदा देवी इतिहास की किताब से नदारद है। कमला नेहरू के नाम पर तो कॉलेज हैं, पार्क हैं, सड़कों का नाम है। उदा देवी तो इतिहास की किताब के फुटनोट्स में भी नहीं है। जिस झलकारी बाई ने ब्रिटिश सेना को आईना दिखाया, वह झलकारी बाई हम मंचों से सुनते हैं, इतिहास की किताब में उनका नाम नहीं आया। मातंगी हाजरा 1942 में तिरंगा झंडा लेते हुए और वंदे मातरम को गाते हुए, जिस वंदे मातरम के नाम पर आजादी के बाद 70 साल बाद भी विवाद है कि वंदे मातरम गाया जाए कि नहीं गाया जाए, किन पंक्तियों को गाया जाए, किन पंक्तियों को नहीं गाया जाए। ये भारत अकेला अपवाद देश है जिसमें देश का हित चाहने वालों ने इतिहास की किताब पर, इतिहास के लेखन पर अपना शिकंजा जमा कर रखा। उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, जो काम हम 2014 से लगातार कर रहे हैं, और आने वाले 1 दशक में भारत के इतिहास को हम बदल देंगे। हम सम्मान के साथ कहते हैं इतिहास बदलेंगे। इतिहास किसी विचारधारा का नहीं, किसी संगठन का नहीं, इतिहास भारत के लोगों का होगा। इतिहास राज दरबार का नहीं, इतिहास उन गरीबों का होगा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी दिखाकर भारत मां को स्वतंत्र किया। भारत अकेले ऐसा देश है जिसमें महिलाओं और बच्चों की भूमिका रही है। अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक आधारभूत अंतर है। साधारणतः सभी मामलों में भारत अग्रणी रहा है। महात्मा गांधी जैसे नेता अफ्रीका में भी प्रेरणा के स्रोत बने।
लेकिन एक मामले में अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम पीछे छूट जाते हैं। वह कौन सा मुद्दा है? भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ यदि जमीन की लड़ाई होती, सिर्फ लाल किले पर ध्वज फहराने की लड़ाई होती, तो वह लड़ाई तो 24 घंटे में समाप्त हो जाती। लड़ाई न जमीन की थी, न तिरंगा झंडा का था। वह तो एक छोटी लड़ाई थी। लड़ाई भारत की संस्कृति और भारत के विचार पर हुए हमले से भारत को मुक्त करने की लड़ाई थी। वो संस्कृति पर क्या हमला था जिसे भारत के विद्वान प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य ने 1931 में कोलकाता में एक मेमोरियल लेक्चर देते समय कहा था, आइडिया जो स्वराज इन आइडिया, विचारों का स्वराज। उन्होंने कहा जब तक विचारों में स्वराज नहीं मिलता है तब तक कोई देश स्वतंत्र नहीं हो पाता है। और उसी वर्ष 1931 में महात्मा गांधी, जहां केसी भट्टाचार्य कलकत्ता में लेक्चर दे रहे थे, महात्मा गांधी लंदन में लेक्चर दे रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राज्य ने हमारे एक सुंदर वृक्ष को काट दिया, भारत की ज्ञान परंपरा को साफ कर दिया। ये 1931 के दो ये विचार, और भारत और कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1947 तक अल्पसंख्यक के प्रश्न पर 327 प्रस्ताव पारित किए। मेरा उन प्रस्तावों से नाराजगी नहीं है, लेकिन भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, भारत की महिलाओं के सम्मान पर हुए हमले पर कांग्रेस का एक भी प्रस्ताव 1885 से 1947 तक पारित नहीं हुआ। कांग्रेस नहीं देख पाई कि संस्कृति को, इस तरह के विचार को गुलाम बनाने की एक सुनिश्चित साजिश हो रही है, जिसको हम बाद में मैकालेवाद के नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने उसके खिलाफत की, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, उन सब को कांग्रेस ने हाशिए पे डाल दिया। और आजादी के बाद नेहरूवादी इतिहासकारों ने उन्हें इतिहास की पुस्तक में फुटनोट का हिस्सा बना दिया। वे मुख्य पृष्ठ पर नहीं, पृष्ठ के मार्जिन पर चले गए। महिलाओं की भूमिका और बच्चों की, उसी में मैंने कहा कि अफ्रीका के में जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। वह स्वतंत्रता आंदोलन वहां के अफ्रीका की अस्मिता की लड़ाई, अफ्रीका की संस्कृति की लड़ाई। अफ्रीकन ने कहा हमारा दर्शन है, जैसे सर्वे संतु की बात हम करते हैं, उसी तरह अफ्रीका करता है उबंतु की बात करता है। उबंतु का मतलब होता है आई एम बिकॉज यू आर, तुम हो इसलिए मैं हूं इसलिए तुम हो। यह जो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस की बात है, कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस म्यूचुअल एग्जिस्टेंस को तोड़ता है। उसी के लिए अफ्रीका ने उबंतु के सिद्धांत को लेकर अपनी अपार्थाइड के खिलाफ, यानी रंग भेद नीति के खिलाफ, अफ्रीका की भाषा के खिलाफ, अफ्रीका की संस्कृति के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई में राजनीतिक लड़ाई पीछे थी, सांस्कृतिक लड़ाई आगे थी। इसलिए आजादी के बाद आज अफ्रीका की स्वायत्तता, संप्रभुता, सांस्कृतिक स्वायत्तता, संप्रभुता भारत की तुलना में कहीं अधिक है। इसलिए कांग्रेस गुनाहगार है कि भारत की संस्कृति को, भारत के भाषाई प्रश्न को इसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक मामले में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पूरी दुनिया के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से भिन्न था। वह कौन सा मुद्दा है? यह पहला देश है जिसमें छोटे मासूम बच्चों ने, जिनको हम स्कूल जाते समय सड़क पार कराते हैं, ऐसे बच्चों ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या उन्होंने अनजाने में किया? क्या उन्होंने पिताजी के कहने पर किया? क्या उनकी कोई बाध्यता थी? ऐसा क्या कारण था कि 12 साल का बाजी राउत उड़ीसा का प्रजामंडल का सदस्य बनता है, बानर सेना का मुखिया बनता है, और रात को बांध के ऊपर नदी के किनारे चौकीदारी करते हुए ब्रिटिश सेना को नदी पार करने से रोकता है और अंत में शहीद हो जाता है। उसी उम्र की तिलस्री बरुआ असम में तिरंगा झंडा लेते हुए 10,000 प्रदर्शनकारियों के आगे चलती है और तिरंगा झंडा के साथ शहीद हो जाती है। कनकलता बरुआ, उसे थोड़ी सी अधिक उम्र की थी, शहीद हो जाती हैं। महाराष्ट्र के शिरीष कुमार मेहता सिर्फ 15 साल के थे, शहीद हो जाते हैं। यह जो सिलसिला चला, इसका कारण है कि सांस्कृतिक शब्द और संस्कृति यह चेतना से जुड़ा हुआ शब्द है।
जैसे शंकराचार्य जी को कम उम्र में संस्कृति की चेतना आ गई, उसी तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किस उम्र में, किस तरह से, किस व्यक्ति के पास, किस स्थान पर पहुंचेगा, इसको सुनिश्चित हम नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित आंदोलन था, जिसमें बच्चों ने भूमिका निभाई। महिलाओं की भूमिका का मैं एक वर्णन करता हूं। सिंगनमक्की नाम का एक जगह है कर्नाटका में, अंकोला के पास है। अकोला महाराष्ट्र में, अंकोला कर्नाटका में है। सिंगनमक्की में वहां के पुरुषों ने जब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में जेल गए, तो गांव खाली हो गए पुरुषों से। उसी समय रेवेन्यू ऑफिसर वहां आया और रेवेन्यू ऑफिसर वहां से कलेक्शन करना था और उसको देखना था कहां पर क्या पैदावार होती है, पूरे गांव का सर्वेक्षण करना था। गांव की महिलाओं ने निर्णय लिया कि हम इसका भोजन नहीं बनाएंगे, इसे भोजन बनाने नहीं देंगे। 2 दिनों तक वो भोजन नहीं बना पाया, तो अंत में वो चाय बनाने गया। महिलाओं ने चाय की केतली छीन ली, तुम्हें चाय बनाने नहीं देंगे। इस तरह का सहयोग आंदोलन पूरी दुनिया के इतिहास में अपवाद स्वरूप अकेला भारत में है, जहां महिलाओं ने असहयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से झुकने के लिए बाध्य कर दिया और वहां से रेवेन्यू ऑफिसर चला गया। माननीय सहनता जी जानते हैं ऑस्ट्रिया चिमूर की घटना। ऑस्ट्रिया चिमूर में एक दिन में 31 लोगों को शहीद किया गया और जब शहीद हुए पूरा गांव खाली हो गया। ऑस्ट्रिया चिमूर महाराष्ट्र में 1942 में तब ब्रिटिश सेना वहां पहुंची। महिलाओं के सम्मान पर जब आक्रमण हुआ, जिसमें हमारे मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध मां तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उस समय गर्भवती मां से लेकर नवयुवतियों तक ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और डॉक्टर मूंजे, बीएस मूंजे के अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी। लेकिन ऑस्ट्रिया चिमूर में महिलाओं के योगदान को इतिहास की किताब निगल गया, चूंकि ऐसे योगदानों से राज परिवार में रहने वाले लोगों का योगदान फीका पड़ जाता है। इसलिए इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं आया कि किसी विचारधारा के लोगों ने लिखा, इसलिए आना चाहिए कि जिन लोगों ने वास्तव में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया वे छूट गए। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं जालियांवाला बाग कांड और हमें गौरव होता है कि हमारे लोगों ने शहादत दी, लेकिन इस देश में एक जालियांवाला बाग कांड नहीं हुआ। उड़ीसा के ईरान में 28 सितंबर 1942 को 29 लोग एक साथ गोलियों के बौछार से शहीद हो गए। उसके पहले 14 अगस्त 1942 को मऊ में मधुबन नामक स्थान पर, यही उत्तर प्रदेश के मऊ के मधुबन स्थान पर 14 लोग शहीद हो गए। उसके पहले बिदुर स्वथा नाम आंध्र में एक जगह है, उसमें 32 लोग शहीद हो गए 1938 में, 25 अप्रैल 1938 को। उससे पहले 1932 में बिहार के मुंगेर के तारापुर में, 15 फरवरी 1932 को तारापुर में गोलियों की बौछार हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 34 लोग और स्थानीय लोगों के अनुसार 100 लोग शहीद हुए। इतिहास की किताब में ऐसी शहादत को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसी शहादत पढ़ने के बाद, जो आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया, वह सदस्य बनने में भारतीयों को एतराज होता। उस समय न इंटरनेट था न गूगल था। तारापुर की घटना तारापुर में रह गई। जो आंध्र प्रदेश में विदुर स्वथा की घटना थी, विदुर स्वथा में रह गई। जो ईरान की घटना थी, ईरान में रह गई। यह तो मैं 4-5 उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें एक साथ 32, 34, 35 लोगों को एक साथ कुछ मिनटों में शहीद कर दिया गया। अंत में एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूंगा। मैं बचपन में जब जाता था पटना में, तो एक शहीद स्मारक देखता था, उसमें 7 लोगों को शहीद के रूप में दिखाया गया था। तब मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि पुस्तकों में सिर्फ एक फोटो होता था
कि पाटलिपुत्र में शहीद स्मारक, वो क्या था? घटना यह घटी कि 1942 में, अगस्त 1942 में 6000 लोगों ने पटना सचिवालय को घेर लिया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे मालूम है? रामानंद सिन्हा, हरगोविंद, राम गोविंद, सतीश प्रसाद, ये सभी 9वीं कक्षा के छात्र थे, जिनकी उम्र मात्र 12 से 14 साल रही होगी। एक 10वीं क्लास का छात्र था, एक 11वीं क्लास का छात्र, ये 7 थे। WC आर्चर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। जब एक बच्चा झंडा लेकर आगे बढ़ा तो उसने कहता शूट हिम। उसकी आवाज नहीं कांपी, बंदूक चलाने वाले पुलिस की आवाज हाथ कांप गई। थोड़ी देर हुई, बच्चा आगे बढ़ गया, उसने ध्वज को दूसरे हाथ में दे दिया। दूसरे के शहादत होने के बाद तीसरे का, छठे शहादत के बाद 7वें बच्चे ने, हरगोविंद ने झंडा फहरा दिया और झंडा फहराते हुए शहीद हो गया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कुछ लोगों का, जिनको हम बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े उपाधियों से सम्मानित करते रहे, इतिहास की पुस्तकों में सड़कों का, कॉलेजों का नामकरण करते रहे, तब रामानंद और हरगोविंद के मस्तिष्क में नहीं था कि मैं तो शहादत हो रहा हूं, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यदि ये प्रश्न क्रांतिकारियों के सामने होता तो ये देश हजारों साल तक गुलाम रह जाता। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने पुणे में युवक संघ की गोष्ठी में, जिसमें सावरकर जी विद्यमान थे, अध्यक्षता करते हुए कहा था कि हम गुलाम सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास शस्त्र नहीं था, गुलाम इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास ताकत नहीं थी, हमारे पास योद्धा नहीं थे, हम गुलाम इसलिए हुए कि हमारे मन में राष्ट्रवाद की वह भावना नहीं थी जो राजाओं से ऊपर, जमींदारों से ऊपर, खेत खलिहानों से ऊपर सबको जोड़ दे। उस भावना के अभाव में हम अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों के द्वारा संघर्ष तो करते रहे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद इसी विकेंद्रीकृत संघर्ष का लाभ उठाकर हम पर शासन करता रहा। इसलिए आज जो 75वां वर्ष हमारे सामने है, उसका एक बड़ा महत्व है। महत्व आत्मालोचन का भी है कि राष्ट्रवाद की जो एक ज्वाला हमने जगाई थी, उस ज्वाला में हमारी क्या भूमिका थी। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उन लोगों को एक उत्तर देकर जाना चाहता हूं जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर सवाल खड़ा करते। डॉक्टर हेडगेवार इस देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैंने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के कोर्ट के बयानों को देखा है। इसे अकादमिक जगत में तथ्यों के साथ, जब तर्क के साथ हम प्रस्तुत होते हैं तो जो बालू की भीत बनती है वो ढह जाती है। जब असहयोग आंदोलन के दौरान वे गिरफ्तार हुए और लगभग आधे दर्जन वकील उनकी वकालत करने से एक एक करके छोड़ते गए, तो डॉक्टर जी ने अपने हाथ में अपना वकालत करने का काम लिया। और जब उन्होंने शुरू किया तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जेल जाना ही स्वतंत्रता होने का, एक स्वतंत्रता सेनानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन गया था। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था, वो एक हायरार्की क्रिएट कर दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। जो जेल कितना गए वो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, ऐसा नहीं था। डॉक्टर जी ने लगभग 15 दिनों तक कोर्ट में जो जिरह किया, वह जिरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला जिरह है। जैसे उन्होंने एक जज से पूछा कि आपको किसने अधिकार दिया हम पर मुकदमा चलाने का, मुकदमा का निर्णय करने का। उन्होंने जज से पूछा कि आप विदेशी हैं या भारतीय हैं, दुनिया के किस कानून के आधार पर कोई विदेशी भारत में आकर वहां के कोर्ट की अध्यक्षता करता है, इसका उत्तर पूछा। उन्होंने कोर्ट से यह पूछा कि आप दुनिया में ऐसा कौन सा कानून बना है जिसमें एक देश के मुट्ठी भर लोग दूसरे देश की धन संपदा को अपने देश ले जाते हैं।
लगातार जिरह चलती रही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर। जो पहला सवाल खड़ा किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने सवाल खड़ा किया, उसके कारण नागपुर और विदर्भ के सभी अखबारों में कोर्ट के सारे उनके जिरह आते रहे। और जो काम डॉक्टर जी ने 15 दिन में विदर्भ में किया, वह 15 साल से नहीं हो पाया था। देश को जागृत करने का काम डॉक्टर जी ने 15 दिन वहां किया। इसीलिए जो न्यायाधीश ने लिखा, योर डिफेंस इज मोर सेडिशियस देन योर ओरिजिनल क्राइम। आपका जो डिफेंस है यहां कोर्ट में, वह जो आपने ओरिजिनल देशद्रोह तथाकथित देशद्रोह का काम किया, उससे अधिक खतरनाक है। और यह तो संघ की स्थापना से पहले और संघ की स्थापना के बाद 1942 में जिस पटना का मैंने जिक्र किया, उसमें 2 स्वयंसेवक थे। आष्टी चिमूर में, आष्टी में जो ध्वज तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो स्वयंसेवक थे। आष्टी चिमूर की पूरी घटना स्वयंसेवकों के द्वारा आंदोलित किया था, नेतृत्व किया गया था। इसलिए इतिहासकारों ने आष्टी चिमूर की इतनी बड़ी घटना को कूड़े दान में डाल दिया। इसलिए अब समय आ गया है। एक समय था जब हम नारे लगाते थे, क्योंकि नारों से ही सरकार का से संघर्ष होता था। आज समय आ गया है जब बदली हुई परिस्थिति में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नारों को सिद्धांत और विचारों में तब्दील करें। उसके लिए रिगरस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की जरूरत है। जिन लोगों से हमें लड़ना है, वे भले सत्ता से बाहर हैं, लेकिन वैचारिक दुनिया में अभी भी उनका साम्राज्य है। और मैं सिर्फ उनकी आलोचना इसलिए नहीं करता हूं कि साम्राज्य सरकारी संरक्षण में है। वे प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर बनने को के औचित्य को स्थापित करते हैं। हमसे भिन्न हैं, हमारे विरोधी हैं, लेकिन अध्ययन में वे हमसे आगे हैं। तो नारा, भावना, उसका एक महत्व होता है। लेकिन नारे और भावना के आधार पर राष्ट्र को तो आगे बढ़ाया जा सकता है, सभ्यता का निर्माण नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति जिस विचार आंदोलन से है, उसका मुख्य लक्ष्य सत्ता और राष्ट्र निर्माण नहीं है। यह तो एक पड़ाव था, राष्ट्र निर्माण भी पड़ाव है। वास्तव में सभ्यता का पुनर्निर्माण करना हमारा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य में उसकी यात्रा लंबी है। और जो एम.एन. राय ने एक बार कहा था कि उसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, दिस इज द लॉन्गेस्ट वे बट दिस इज द ओनली वे, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर राष्ट्र सेविका समिति को मुझे बुलाया गया। वंदनीय शांता अक्का जी के साथ मुझे मंच पर बैठने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।